नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 प्राइम बुलेटिन में बात करेंगे लिंचिंग पर भागवत ज्ञान की। इसके साथ ही आपको बताएंगे केंद्र पर क्यों बरसे सीएम गहलोत। तो साथ ही मिलवाएंगे आपको उत्तराखंड के धामी सरकार के नए चेहरों से। इस वक्त आपको सुनाते हैं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो पेपर किसी भी विषय के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और कई सब्जेक्ट्स में 3 भी होते हैं, तो एक ही दिन में, क्योंकि परीक्षार्थियों को बार बार परीक्षा देने के लिए अपने परीक्षा केंद्रों पर नहीं जाना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए एक ही दिन में 2 या 3 पेपर्स हमने आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी फर्स्ट पेपर की, उसके बाद सेकंड पेपर की भी 1.5 घंटे की, इस प्रकार से 3 घंटे का पेपर होगा। और पेपर्स में जो क्वेश्चंस की बाध्यता है, जो 50% प्रश्नों को सॉल्व करने की हमने इसमें विद्यार्थियों को छूट दी है सभी परीक्षाओं में, और जो इसमें यूनिट की बाध्यता है उसको भी हटा दिया गया है। किसी भी यूनिट में से एक निर्धारित प्रश्न जो है परीक्षार्थी सॉल्व कर सकेंगे। 2 या अधिक पेपर की मैंने आपको बात कही है। उसके अलावा प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं हमारे, उनकी कक्षाओं के लिए मैंने हम लोगों ने ये तय किया है कि वो ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो सकती है, और उसकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो कार्यक्रम आएगा उसके अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के लिए विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड की जो प्रोटोकॉल है, कोविड की जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और सेंटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हमें परीक्षा केंद्रों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ानी है, जिससे कि विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को किसी भी तरह से कोविड की परिस्थितियों के अनुसार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वैक्सीनेशन के लिए भी हमारे तमाम परीक्षार्थी, हमारे शिक्षक, सभी लोगों को, सभी परीक्षार्थियों को और हमारे शिक्षकों को वैक्सीनेशन में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में भी निर्णय हुआ है। तो इस प्रकार से कोरोना की इन परिस्थितियों में चूँकि हमें विद्यार्थियों का एकेडमिक जो फ्यूचर है उसका भी ध्यान रखना है, और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा प्रदेश पिछले, चाहे फर्स्ट वेव की बात करें चाहे सेकेंड वेव की बात करें, राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से कोविड के दोनों समय में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है। और इस समय भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए, यूजीसी गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जाए, और विद्यार्थियों का जो एकेडमिक भविष्य है उसको भी ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय लिए जाए। तो हमने पूरा प्रयास किया है, शिक्षाविदों की हमने राय ली है, और विद्यार्थियों के हित में, चाहे यूजी का स्टूडेंट्स है चाहे पीजी का स्टूडेंट्स है, सभी विद्यार्थियों को ईजीएस्ट प्रोसेस के माध्यम से उनको परीक्षा का हम आयोजन कर रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। पहला ही सवाल ये है कि परीक्षा के दौरान यदि कोई स्टूडेंट पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में क्या फैसला लिया जाए? देखिए, ये पिछली बार भी मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी प्रदेश के हमारे स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि कोविड पॉजिटिव या कोविड से संक्रमित होने की वजह से कोई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देना चाहे तो उसको एक अलग से अवसर दिया जाएगा, और आगे दोबारा एक एग्ज़ाम करवा करके उन विद्यार्थियों को कोविड की वजह से किसी भी तरह की दिक्कत है, वो परीक्षा नहीं दे पा रहा है, तो उनको दोबारा एग्ज़ाम देने का पिछली बार भी हमने प्रोविज़न किया था, इस बार भी हम प्रोविज़न कर रहे हैं। आपने कहा है एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट होने पर 1.5 घंटा, ये 1.5 घंटा फर्स्ट सेकंड के लिए रहेगा या पूरा मिक्स रहेगा? नहीं, दोनों पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जैसे यूजी के स्टूडेंट्स का अगर हिंदी का पेपर है, क्योंकि मोस्टली 3 पेपर होते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट के,
चलिए अब आपको दिखाते हैं प्राइम 25। एसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि हिंदू मुसलमान आपस में जुड़े हुए हैं और सभी भारतीयों का डीएनए एक है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम बन गए हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने इस शपथ के साथ ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। धामी के साथ ही 11 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। मैं सतपाल महाराज, इनमें सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्या और यतीश्वरानंद के नाम शामिल रहे। सीएम पद की शपथ के बाद धामी ने कहा कि उनकी सरकार समस्या के समाधान के लिए जनता के द्वार तक जाएगी। नौजवानों युवाओं के बीच में लगातार घूमता रहा हूं, इसलिए यहाँ की समस्याओं को भली भांति जानता हूं। उन समस्याओं को समाधान के लिए लोगों के बीच में जाऊंगा। हमारी सरकार जनता के द्वार तक जाएगी। बता दें कि शुक्रवार को तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद शनिवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के लिए धामी के नाम पर मुहर लगा दी गई थी। मुख्यमंत्री के तौर पर नाम फाइनल होने के बाद पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और रविवार को राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। पुष्कर सिंह धामी इससे पहले कभी मंत्री नहीं रहे। धामी खटीमा विधानसभा सीट से 2 बार से विधायक हैं। 1990 से 1999 तक एबीवीपी में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। 2002 से 2008 तक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं 2010 से 2012 तक शहरी विकास परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। बता दें कि 45 साल के पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में काफी युवा चेहरा हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी काफी करीबी माना जाता रहा है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के लिए जब नए सीएम चेहरे पर चर्चा होने लगी तो बीजेपी के 3-4 बड़े चेहरों पर कयास लगाए जाने लगे। लेकिन सारे कयासों के बीच बीजेपी आला कमान और विधायकों ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया और उत्तराखंड की कमान धामी को सौंप दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजभवन के नाम से क्या एक संस्था प्रदेश के विश्वविद्यालयों पर दबाव बनाकर मनमाने दामों पर किताबें बेचने में जुटी है? राज्यपाल कलराज मिश्र की आत्मकथा से जुड़े विवाद में IIME प्रकाशन का नाम सामने आया है। राज्यपाल की पुस्तक से जुड़े पूरे विवाद में क्या है इस संस्था की भूमिका, देखिए रिपोर्ट। राजभवन के नाम किन फिर भी आत्मकथा पर सियासी कथा हावी हो गई। भाजपा के अंदर उसकी विचारधारा में काम करने वाले व्यक्ति जब राजभवन के अंदर जाता है तो अक्सर ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। देश के अंदर आज जो राजभवन की गरिमा को गिराने के काम कर रही है, चाहे वो राजभवन पश्चिम बंगाल का हो, चाहे वो राजभवन गोवा का हो, चाहे वो राजभवन राजस्थान का हो, इस प्रकार के कामों से राजभवनों की गरिमा गिरती है। अगर राज्यपाल के पास इसकी जानकारी है तो तुरंत इस पर रोक लगाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किस आधार के ऊपर इस तरीके के वक्तव्य देने का काम कर रही है।
देश की आज़ादी के बाद में आर्टिकल 356 का जितना दुरुपयोग कांग्रेस की केंद्र की सरकारों ने किया है राज्यों के अंदर, और जिस तरीके की संवैधानिक संस्थाओं का उनका हनन करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है। बहरहाल इस पूरे मामले में राज्यपाल के नाम से किताबों की खरीद फरोख्त करने से विवाद शुरू हुआ। ऐसे में सवाल है कि IIMC संस्था के खिलाफ क्या खुद राजभवन भी कोई कार्रवाई करेगा, जो राजभवन का नाम लेकर विश्वविद्यालयों को जबरन किताबें और बिल थमा रही हैं। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। बाद आपका स्वागत है। कोरोना से चल रहे देशव्यापी जंग में जीत के लिए टीका बहुत जरूरी है और इसी टीके का अलख जगाने निकली है MP के बुरहानपुर की कुछ महिलाएं, जो दुकान दुकान जाकर कारोबारियों को टीके के लिए प्रेरित कर रही हैं और उनसे दूसरों को भी जागरूक करने की अपील कर रही हैं। ये एक अभियान है जिसका मकसद है दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाना। अब तक हर कोई सुन चुका है, हर कोई जान चुका है कि कोरोना को मात देने के लिए टीका बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अब भी टीका लेने से कतरा रहे हैं, टीके को लेकर टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए ही ये महिला ब्रिगेड बाजार में उतर आई है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की हैं। दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों को टीका के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं भारतीय स्त्री शक्ति संस्थान से जुड़ी महिलाएं। समाज सेवी और बीजेपी नेता प्रगति चापोरकर के नेतृत्व में इन महिलाओं ने इलाके में नो वैक्सीन नो परचेज अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत ये महिलाएं दुकानदारों को टीका के लिए जागरूक कर रही हैं। हम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर दुकान में जाके हर शॉपकीपर से, जो भी है फल वाला है सब्जी वाला है, उनसे ये पूछे कि उन्होंने वैक्सीन लगाई है कि नहीं, तभी उनके हाथों से चीज खरीदे। ये महिलाएं रोजाना बुरहानपुर के अलग अलग इलाके में जाकर दुकानदारों से मिलती हैं और उन्हें टीका का महत्व समझाती हैं। और जिन दुकानदारों ने टीका ले लिया है उन्हें दुकान के सामने टीके का सर्टिफिकेट लगाने को कहती हैं, ताकि इससे खरीदार भी जागरूक हो सकें। लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप आपकी दुकान के बाहर वो सर्टिफिकेट अवश्य चिपकाएं कि आने वाला ग्राहक भी बहुत सेफ महसूस करे। भारतीय स्त्री शक्ति संस्थान की इस कोशिश को दुकानदारों का पूरा समर्थन मिल रहा है और वे जिम्मेदारी समझते हुए टीका के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने अवेयरनेस कराया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर किसी ने नहीं लगाई हो तो कृपया करके लगाएं। उनका कहना यह था भाई आप दुकानदारी कर रहे हो तो वैक्सीन लगा कर करें तो हमें ऐसा महसूस हो कि हम किसी सुरक्षित दुकान से शॉपिंग कर रहे हैं। इस महामारी से लड़ने का एकमात्र उपाय कोरोना का टीका ही है। ऐसे में ये वक्त युद्ध स्तर पर टीका लगवाने का है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का है। बुरहानपुर में टीका के लिए इन महिलाओं की कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। जोधपुर एम्स में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने अपने सरकारी फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला डॉक्टर अपनी बेटी के बर्थडे पर घर में पार्टी करने और बेटी के दोस्तों को बुलाने से नाराज थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म कर मारपीट करने व नकदी छीनने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने इटावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भीलवाड़ा शहर में चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने युवक पर जमकर कहर बरपाया, जबकि कुछ लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बनाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
उदयपुर के पार्किंग विवाद के चलते दो व्यापारी गुटों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यापारी के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा जीआरपी ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद की है। साथ ही 2 आरोपियों को स्वराज एक्सप्रेस के कोच से भागते हुए गिरफ्तार किया। बाड़मेर में एसीबी ने सालरिया सरपंच के बेटे रमजान अली को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही दलाल शुमार खां को भी गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर में पुलिस ने राहगीरों से मारपीट व वाहनों पर पथराव करने वाले गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 30 जून को भंडारिया घाटे के पास कुछ बदमाशों ने शराब का पैसा नहीं देने पर कार पर पथराव किया था। बारां जिले के छिपाबड़ौद थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हथकड़, शराब और तलवार भी बरामद की। झुंझुनू के गूढ़ागौड़ जी बस स्टैंड के पास लूट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इनके पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। ट्रेवल्स एजेंसी के ऑफिस में दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। बीकानेर के पुगल थाना पुलिस ने प्लास्टिक की थैली में अवैध अफीम छिपाकर ले जा रहे 2 तस्करों को पकड़ा है, जिसमें प्लास्टिक की थैली में 200 ग्राम अफीम मिली है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।